नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में पिछले 73 साल से मनाते आ रहे हैं। आज 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए एक अन्य वीडियो भी बनाया था। कुछ बच्चों की ख्वाहिश थी कि एक वीडियो बनाओ आप, तो एक वीडियो तैयार भी मैंने किया था। प्यारे बच्चों, हमने पीछे तक जो है इस चैप्टर में पढ़ लिया था कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है। मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भाग किडनी थी, वृक्क थी, उसकी हमने बात कर ली। फिर मैंने आपको बताया कि वृक्क जो किडनी है उसके अंदर लाखों नलिकाएं पाई जाती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं। उनको नेफ्रॉन या फिर वृक्क नलिकाएं बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, वृक्क नलिकाएं बोला जाता है, या इन्हें नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। और मैंने लास्ट में आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार की होती है। आपकी बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन हम लोग विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये आपके जीवन भर काम आने वाले हैं। तो हम लोग विस्तार से पढ़ने की कोशिश जो है वो करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेफ्रॉन की संरचना की। तो नेफ्रॉन क्या होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्लियर। नेफ्रॉन ये उत्सर्जन की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। उत्सर्जन की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है प्यारे बच्चों। तो आपको इस बात को जो है वो ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं इस भाग की, नेफ्रॉन की संरचना के भाग की। तो प्यारे बच्चों, इसमें मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसे मेलपीगिकाय या वृक्क कणिका कहा जाता है। मेलपीगिकाय या वृक्क कणिका कहा जाता है। हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, किसे कहेंगे, क्या क्या इसमें होता है, सब बताऊंगा मैं आपको। मेलपीगिकाय या फिर वृक्क कणिका कहा जाता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो बोमेन संपुट और एक होता है ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। ये होता है पहला भाग, जिसे नेफ्रॉन का प्रथम भाग कहा जाता है। इसकी संरचना यदि हम लोग देखें तो मैं आपको यहीं पर अगर दिखाना चाहूँ तो इस प्रकार से इसकी संरचना जो है वो होती है। ये बोमेन संपुट होता है, इसमें इस प्रकार से केशिकाओं का जो है वो गुच्छ पाया जाता है। इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें अपवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका इस प्रकार से लगी हुई रहती हैं। अपवाही धमनिका इससे निकलने वाली होती है, बाहर जाने वाली, रक्त को बाहर आगे ले जाने वाली। ये अंदर अभिवाही जो है वो अंदर लाने वाली। बात करेंगे आगे विस्तार से। तो ये पहला भाग होता है, इतना भाग मेलपीगी नलिकाओं का होता है। आगे चलते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग होता है प्यारे बच्चों, दूसरे भाग की बात करें तो उसे वृक्कीय नलिका या कुंडलित नलिका कहा जाता है। दूसरा भाग कौन सा होता है? वृक्कीय नलिका या कुंडलित नलिका कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कोई नई बात नहीं है। 10वीं क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, तो उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वृक्कीय नलिका या फिर कुंडलित नलिका जो होती है, इसमें भी 3 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक होता है एनेले के लूप, और एक होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। एक होता है समीपस्थ कुंडलित भाग, दूसरा होता है एनेले का लूप, तीसरा होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका वाला भाग जो है वो पाया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो भाग होता है वो होता है संग्रह नलिका। तीसरा भाग कौन सा होता है? संग्रह नलिका। एक बार मैं आपको सभी भाग इसके डायग्राम पर दिखा देता हूँ। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, बिल्कुल छोटा कर दिया है ना। अब दिखाता हूँ आपको डायग्राम। देखो, पहला भाग इस प्रकार से, ये बोमेन संपुट, फिर ये कुंडलित नलिका, ये एनेले के लूप, ये कुंडलित नलिका, और लास्ट में ये इस प्रकार से जो है संग्रह नलिका हो गई, ठीक है। ये इस प्रकार की जो संरचना होती है, ये यहाँ पे आपके केशिका गुच्छ, अपवाही और अभिवाही धमनिका, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन का ये पहला भाग, यहाँ से यहाँ तक, ये भाग कौन सा था? ये भाग कौन सा था? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये भाग कौन सा था? मेलपीगी नलिका, मेलपीगी नलिका। समझ आ गई बात? ये जो भाग दिख रहा है, अब आएंगे वृक्कीय नलिका, कुंडलित नलिका।
ये होती है, ये जो भाग है ये होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो इस नेफ्रॉन के मेलपीगी भाग के पास में है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो आपको घुमावदार यू आकार की जो संरचना दिख रही है इन्हें एनले के लूप कहा जाता है। इसमें दो भुजाएं होती हैं, एक आरोही और एक अवरोही भुजा होती है। डायग्राम लास्ट में देखेंगे, पूरा आपकी जो किताब में दिया हुआ है वो डायग्राम हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये जो यहाँ पे इतना भाग दिख रहा है ये होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और लास्ट में जो ये लंबी आपको दिख रही है इसको बोलते हैं संग्रह नलिका। तो इस प्रकार से मुख्य 3 भाग होते हैं। वैसे अगर बात करें तो 2 और 3 5 और एक 6 भाग टोटल हो गए। कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। इसके बाद में प्यारे बच्चों अब बात करते हैं 1 नंबर से शुरुआत करते हैं मेलपीगी नलिकाओं से, कि मेलपीगी नलिकाएं जो हैं वो क्या होती हैं, उनके हम लोग जो है वो बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मेलपीगी नलिकाओं में बात करते हैं, सीधी सी बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक एक कि वर्क नलिका नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्यालेनुमा जैसी संरचना होती है जिसे बोमन संपुट बोलते हैं। मैंने क्लियर कर दिया बोमन संपुट कैसा भाग होता है। और इस प्यालेनुमा रचना के भीतर गड्ढे में महीन रुधिर केशिकाओं का एक जाल पाया जाता है जिसे केशिका गुच्छ या ग्लूमेरुलस कहा जाता है। इस प्रकार का भाग होता है। ये बोमन संपुट हो गया, प्यालेनुमा संरचना। इसके अंदर ये केशिकाएं पाई जाती हैं, उस गुच्छ को क्या बोलते हैं? केशिका गुच्छ जो कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है बात। इसके बाद में देखिए आगे, इसके बाद में हम लोग आगे बात करें तो नेफ्रॉन के बोमन संपुट व ग्लोमेरुलस को संयुक्त रूप से मेलपीगियन काय कहा जाता है। केशिका गुच्छ और केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस प्लस बोमन संपुट को हम लोग संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? मेलपीगी काय कहते हैं। ये कोर्टेक्स में उपस्थित होती हैं, जो कोर्टेक्स वलकुट वाला भाग है उसमें उपस्थित होती हैं। किस में उपस्थित होती हैं? वलकुट में। बोमन संपुट की भित्ति डबल लेयर होती है। दोनों भित्तियाँ इकहरी उपकला कोशिकाओं की बनी होती हैं। बाहरी भित्ति चपटी सल्की उपकला की बनी होती है। आंतरिक भित्ति जो बोमन संपुट में अंदर की ओर धसी रहती है, इस पर विशेष प्रकार की उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन उपकला कोशिकाओं को प्यारे बच्चों पोडोसाइट्स कहा जाता है, या पोडोसाइट्स की वो बनी हुई होती हैं। इन कोशिकाओं में छोटे व बड़े हुक के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। पोडोसाइट के प्रवर्ध होती है कोई एक्स्ट्रा संरचना। पोडोसाइट के प्रवर्ध तथा रक्त कोशिकाओं के महीन दीवार मिलकर पूरी ग्लोमेरुलस कला जो होती है, दीवार जो होती है उसका निर्माण, कला या झिल्ली बोल सकते हो, उसका निर्माण करती है। ये कला जो है वो अत्यधिक पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब है अंदर बाहर पदार्थ जो है वो आ जा सकते हैं। इस पर 0.1 माइक्रोमीटर व्यास के अति सूक्ष्म छिद्र भी पाए जाते हैं जिन्हें खांच छिद्र कहा जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? खांच छिद्र कहा जाता है। इनके कारण ये एक छलनी या निषेधक की भांति कार्य करती है। निषेधक छानने वाला किसी पदार्थ को छलनी जो होती है उससे हम लोग छानते हैं, तो छानने वाला। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें प्यारे बच्चों तो बोमन संपुट में अभिवाही धमनिका तो प्रवेश करती है। ये मैं बनाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बना दिया। ठीक है। ये केशिका गुच्छ हो गया, ये भाग हो गया मेलपीगी नलिका का। बोमन संपुट में अभिवाही धमनिका प्रवेश कर अनेक केशिकाओं में विभाजित होती है। अभिवाही धमनिका प्रवेश कर ये अनेक भागों में जो है वो विभाजित होती है। तो इस प्रकार से चिन्ह अगर लगाएंगे तो ये तो प्रवेश करती है, जिसे अभिवाही धमनिका बोलते हैं। ठीक है। जिसे ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहा जाता है, जिन गुच्छों का यह निर्माण करती है। ये अपवाही धमनिका के रूप में बोमन संपुट से बाहर निकलने की जो इसकी प्रोसेस होती है वो एक दूसरी नलिका से, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपवाही। तो इसको थोड़ा सा आप लोग जो है वो ध्यान रख लेना। अंदर आने वाली अभिवाही, बाहर जाने वाली अपवाही होती है। अगर आपसे पूछा जाए ग्लोमेरुलस का निर्माण कौन करती है, तो अभिवाही धमनिका द्वारा होती है। और बाहर कौन ले जाती है, तो बोमन संपुट से बाहर कौन सी धमनिका निकलती है? अपवाही धमनिका निकलती है। ग्लोमेरुलस की कोशिका में भी छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। ग्लोमेरुलस जो है उसकी केशिकाओं में भी क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। केशिकाएं सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे।
तो इसकी पारगम्यता सामान्य केशिकाओं से क्या होती है, 500 गुना तक अधिक होती है। जो ग्लोमेरुलस की केशिकाएं हैं उनकी अगर बात करें तो पारगम्यता 500 गुना तक क्या होती है, अधिक होती है। 2 नंबर बात करते हैं। 1 नंबर में बात हो गई मेलपीगिका में 2 भाग थे, बोमन संपुट और आपके दूसरा कौन सा था, ग्लोमेरुलस, उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कुंडलित नलिका की। तो मेलपीगी नलिकाओं के बाद की बात करें तो सहवाही नलिका के चारों ओर रुधिर केशिकाओं की बात करें, किसकी, रुधिर केशिकाओं का एक जाल पाया जाता है जिसे परिनलिकीय केशिका जालक कहते हैं, जो अपवाही नलिका से प्रारंभ होकर वृक्कीय शिरा के रूप में क्या होता है, समाप्त होता है। 2 भाग होते हैं इसमें, एक होता है प्यारे बच्चों समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका की अगर हम लोग बात करें तो यह नलिका जो है, यह नलिका वृक्क के वल्कुट क्षेत्र में पाई जाती है, किसमें, कोर्टेक्स क्षेत्र में। ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। किडनी के 2 भाग होते हैं, एक कोर्टेक्स और एक मेडुला। कितने भाग होते हैं, एक कोर्टेक्स और एक मेडुला भाग, और इनके बारे में हमने चर्चा जो है वो पीछे वाली वीडियो के अंदर की थी, कहाँ कौन सा भाग होता है। तो जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो कोर्टेक्स भाग में पाई जाती हैं। यह मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। अत्यधिक कुंडलित होती है ये, अत्यधिक क्या होती है, अत्यधिक क्या होती है, ये कुंडलित होती है, आपस में लिपटी हुई रहती है। इसका आंतरिक स्तर रोमावी उपकला उत्तक, रोमावी उपकला उत्तक से बना होता है। इनमें अनेक सूक्ष्मांकुर होते हैं, क्या होते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होता है। इनमें किसकी संख्या अधिक होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और सूक्ष्मांकुर भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अत्यधिक पुनः अवशोषण की क्रिया होती है, अत्यधिक पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। हम आगे मूत्र निर्माण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मूत्र निर्माण, उसमें पुनः अवशोषण की क्रिया आएगी। तो पुनः अवशोषण की क्रिया किस भाग में सबसे अधिक होती है, इसी भाग के अंदर सबसे अधिक होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद में चलते हैं आगे, अगले भाग की ओर चलते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों कौन सा भाग आएगा, एनले के लूप आएंगे, जो यू आकार के होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, यू आकार के होते हैं, मैंने आपको डायग्राम में बताया था। अकुंडलित होते हैं, कुंडलित नहीं होते, इस प्रकार से आपको मिलेंगे, ठीक है। इधर इसके कौन सी है, दूरस्थ, और इधर इसके कौन सी है, समीपस्थ, सॉरी इधर समीपस्थ और इधर कौन सी है, दूरस्थ नलिका जो है वो होती है, ये यू आकार की होती है। इसमें 2 स्पष्ट भुजाएं होती हैं, एक अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा। अवरोही व आरोही भुजाएं पतले व मोटे खंडों में विभक्त होती हैं, और मोटे खंड घनाकार उपकला व पतले खंड सलकी उपकला के बने हुए होते हैं। ये उत्तक हैं, जो हमारे चैप्टर हटा दिया था वरना हमें समझ में आता है। नोट में, मरुस्थलीय जीव में एनले का लूप अधिक लंबा होता है। मरुस्थलीय जीव जो है उनमें ज़्यादा लंबा होता है, ताकि जल का अधिकतम क्या किया जाए, पुनः अवशोषण हो सके, ठीक है। स्तनधारियों पक्षियों में अन्य कशेरुकियों की तुलना में एनले का लूप लंबा होता है, और मेंढक में एनले का लूप अनुपस्थित होता है। ये कुछ नोट की बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में तीसरी आती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो यह नलिका वृक्क के वल्कुट भाग में पाई जाती है। कौन से, ये भी किस भाग में पाई जाती है, वल्कुट भाग में। जबकि एनले के लूप किस भाग में पाए जाते हैं, मेडुला के भाग में। 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। एक तो आई समीपस्थ कोर्टेक्स में, दूरस्थ नलिका भी कोर्टेक्स में, लेकिन एनले के लूप किडनी के कौन से भाग में पाए जाते हैं, तो मेडुला भाग में पाए जाते हैं। कौन से भाग में, मेडुला भाग में पाए जाते हैं। इस भाग का निर्माण जो है वो घनाकार उपकला उत्तक की बना हुआ होता है। इसमें सूक्ष्मांकुर पाए तो जाते हैं लेकिन कम पाए जाते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका की अपेक्षा इसमें कम पाए जाते हैं, तथा इनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है, और ये आगे चलकर संग्रह नलिका में खुलती हैं। तो लास्ट तीसरा भाग कौन सा आता है, संग्रह नलिका आता है प्यारे बच्चों। कौन सा भाग आता है, संग्रह नलिका की हम लोग जो है वो बात करते हैं। यह नलिका मेडुला के पिरामिडों में पाई जाती है। तो मेडुला भाग में ये पाई जाती है, जो पिरामिड्स हमने किडनी के इस प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको बनाकर दिखाए थे पिरामिड्स, ठीक है। बटनी के स्तंभ इनके मध्य पाए जाते हैं, ये बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। एक संग्रह नलिका में कई नेफ्रॉन्स की दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं आकर इसी भाग में खुलती हैं। बहुत सारी नलिकाओं जो है वो आकर इसी भाग के अंदर खुलती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर एक मोटी नलिका का निर्माण कर लेती हैं, जिसे बेलिनाई की वाहिनी कहते हैं। जिसे क्या बोला जाता है, बेलिनाई की वाहिनी कहा जाता है। आप लोग अभी 1-2 मिनट और वेट कीजिए, डायग्राम में हम फिर से समझेंगे इसको पूर्णतया। समस्त बेलनी की वाहिनियाँ मूत्र वाहिनी के प्रारंभिक चौड़े भाग, जो पेल्विस भाग था, उसमें खुलती हैं,
और वर्गीय श्रोणी से निकलने वाले उभारों को कैलिक्स बोला था हमने। संग्रह नलिकाएं तथा बेलनी की वाहिनिका की उपस्थिति के कारण मेडुला के पिरामिड रेखित दिखाई देते हैं। संग्रह नलिका को नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता क्योंकि एक संग्रह नलिका में कई नेफ्रॉन्स खुलते हैं। लेकिन ये भाग इसी का है, ध्यान रखना। संग्रह नलिका एक तरीके से अगर बात करें नहीं माना जाता क्योंकि एक संग्रह नलिका में कई नेफ्रॉन्स खुलते हैं। जैसे ये संग्रह नलिका है, ये लास्ट में संग्रह नलिका है, तो इसमें कई नेफ्रॉन्स, कई समीपस्थ और दूरस्थ नलिका आकर जो खुलती है और ये आगे चलकर मूत्र वाहिनी में खुलती है और फिर मूत्र जो है वो आगे मूत्राशय में जाता है। प्यारे बच्चों, डायग्राम की ओर बात कर लेते हैं। क्या डायग्राम है? नेफ्रॉन की संरचना आपकी कंप्लीट हो चुकी है। डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ लास्ट 1 मिनट में किस प्रकार की संरचना होती है। देखिए प्यारे बच्चों, ये डायग्राम है। डायग्राम की यदि हम लोग बात करें कि डायग्राम में क्या क्या है, तो डायग्राम में तो वही होगा प्यारे बच्चों जो हमने अब तक पढ़ा है। ध्यान से देखिए, मैं हर एक को टिक करूँगा। सबसे पहले हमने बात की कि नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, नेफ्रॉन के 3 भाग होते हैं। पहला होता है मेल पीगी नलिकाएं, जिसे केशिका गुच्छ और बोमन सम्मुट आते हैं। तो ये आपके भाग हो गया मेल पीगी नलिका का, जो मैंने आपको बार बार बनाकर दिखाया था, प्यालेनुमा भाग, और ये केशिका गुच्छ जो है वो होती हैं। केशिका गुच्छ का निर्माण अभिवाही धमनिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? अभिवाही धमनिका द्वारा होता है। ये रही अभिवाही धमनिका द्वारा, और ये इसके अंदर आकर खुलती है। ये इसके क्या करती है? अंदर आकर खुलती है। दूसरी यदि बात करें, अपवाही धमनिका इससे बाहर निकलती है। अपवाही धमनिका इससे क्या निकलती है? बाहर निकलती है। इसके बाद में ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये कुंडलित भाग, इसे समीपस्थ संवालित या कुंडलित नलिका कहा जाता है। आप लोग संवालित की जगह कुंडलित लिख सकते हो। इसके बाद में हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक ये जो यू आकार की जो संरचना थी, उसे पीले रंग की जो संरचना दिख रही है, ये जो है ये तो अपवाही धमनिका इसको घेरे हुए है पूरे को, ठीक है ना। ये हम संरचना में पढ़ेंगे क्यों घेरे हुए, मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा अगला वीडियो, तो हम लोग विस्तार से इसकी एक बार पुनः बात कर लेंगे। तो ये एक तो इसकी आरोही भुजा हो गई, इधर वाली समीपस्थ कुंडलित नलिका की ओर आरोही भुजा, और दूरस्थ कुंडलित नलिका की ओर है उसे अवरोही भुजा, और ये हेनले के पास या लूप इनको कहा जाता है। ये प्यारे बच्चों यहाँ पे दूरस्थ नलिका हो गई या दूरस्थ संवालित नलिका हो गई, और ये सब की सब आकर एक लंबी नलिका में खुलती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संग्रह नलिका जो है वो प्यारे बच्चों कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपके नेफ्रॉन की संरचना थी, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट करना है और अच्छी तरह से इसका जो है अध्ययन करना है। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहे।